जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है राहुल रावत और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बॉब भैया टॉक्स पर। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि आने वाले समय में सोने की कीमतें रिकॉर्ड उछलेंगी या फिर धड़ाम से नीचे गिरेंगी। अगर आप सभी लोग जिंजी जनरेशन से हैं और आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स देखने की आदत पड़ चुकी है, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि आने वाले कुछ समय में गोल्ड की कीमतें किस तरफ जाएंगी। देखिए दोस्तों, गोल्ड की जो कीमत होती है, अगर एज पर द रिसोर्सेज मैक्सिमम लोगों को हमें अगर ये लगता है कि गोल्ड की कीमत सिर्फ और सिर्फ एक वॉर लाइक कंडीशन या ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के ऊपर दिखती है, तो शायद हम पूरे सही ना हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि कई कई मेजर इकोनॉमीज के पॉलिटिकल डिसीजंस गोल्ड की कीमत में बहुत बड़ा असर डालते हैं। आइए शुरू करते हैं मेरी इसी बात के साथ, जहां मैं इस बात का प्रूफ लेके आया हूं। ये जो पीछे आपको इंसान दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इनका नाम है रिचर्ड नैक्सन। रिचर्ड नैक्सन ने 1971 के दशक में 1971 के दशक में, इवन मुझे डेट भी याद है, 15 अगस्त 1971 को इन्होंने एक बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन सुनाया था, जहां इन्होंने क्लियर कट ये बोला था कि आज से यूएस गोल्ड को एज अ स्टैंडर्ड करेंसी इस्तेमाल नहीं करेगा। वो इन्होंने स्टेप इसलिए लिया था ताकि पूरे वर्ल्ड के सामने जो यूएस डॉलर था वो एक डोमिनेटिंग करेंसी बन के उभरे, और हुआ भी बिल्कुल वैसे ही। उसके कुछ सालों बाद पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड होने लगा वो यूएस डॉलर एज अ स्टैंडर्ड और यूनिवर्सल करेंसी होने लगा, जिससे गोल्ड के प्राइसेस में काफी ज्यादा चेंजेस देखे गए। तो आजकल जो करंट सिनेरियो है, मैं बहुत ज़्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा। आजकल का जो करंट सिनेरियो है वो दो तरह की मेजर इकोनॉमीज के बीच में खींचातान में लगा हुआ है। उसमें से एक तरफ है यूएस और एक तरफ है चाइना। ये बात आप बिल्कुल क्लियर रखिए, गोल्ड जो है वो यूएस की तरफ से प्राइसेस डाउन की तरफ रहेगा और चाइना की तरफ से अप की तरफ रहेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आइए इस सीन को पूरा समझने की कोशिश करते हैं। यही दो मेजर इकोनॉमीज हैं कहीं ना कहीं जो पूरी तरह से गोल्ड को अपने बस में कंट्रोल करने में भी लगी हुई हैं। इसका रीजन बड़ा सिंपल है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फॉरेक्स रिजर्व, मैं आसान भाषा में बताना चाहूंगा दोस्तों। फॉरेक्स रिजर्व बेसिकली वो अमाउंट ऑफ गोल्ड होता है जो कोई भी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक एक सिक्योरिटी के तौर पर अपने पास रखते हैं, जो किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर कंट्री अपने सेंट्रल बैंक्स के थ्रू, जैसे इंडिया अपने आरबीआई के थ्रू, काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट में गोल्ड को स्टोर करता है। ये एक किसी भी कंट्री को एक सिक्योरिटी का फील देने का काम करता है। नंबर एक चीज, यूएस अभी अगर देखा जाए तो फॉरेक्स रिजर्व में सबसे ऊपर है। यूएस के पास लगभग 8,000 टन सोना है। वहीं यूएस नंबर 1 पे आता है। चाइना इस लाइन में पांचवें छठे नंबर पे लाई करता है, और चाइना के पास सिर्फ 2300 टन सोना है। भारत के पास 8वें नंबर पे, जो कि 800 टन सोना है। दोस्तों, जिस सोने के फॉरेक्स रिजर्व की मैंने अभी बात करी, वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड में सोना है। भारत के डोमेस्टिक जो लोग हैं, जो 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 सोना कहीं रिपोर्ट ही नहीं किया गया, एक सर्वे कहता है कि वो लगभग 25,000 टन भी हो सकता है। अब खैर, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी कंट्री के इंटरनल जो लोग हैं, जो सोना रिपोर्ट नहीं हुआ है, सिटीजन्स के पास कितना सोना है, वो कितना भी हो सकता है। इस पे कोई स्पेशलाइज्ड सर्वे आज तक कभी हुआ नहीं है, और ऑलमोस्ट करना भी इम्पॉसिबल है। तो अब आइए समझते हैं कि पहले देखिए, मैं आपको दो फैक्टर्स में चीजों को तोलने की कोशिश करूंगा। पहले हम रखने वाले हैं उन फैक्टर्स को जो गोल्ड की कीमत बढ़ा सकते हैं, ताकि आपको अंदेशा हो जाए कि हाँ भाई, गोल्ड की कीमत बढ़ सकती है, घट सकती है। तो पहले हम उस फैक्टर पे जाएंगे जो गोल्ड के फैक्टर्स को बढ़ा रहे हैं, और लास्ट में हम उस फैक्टर पे आएंगे जो गोल्ड के फैक्टर को ड्रास्टिकली लेट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो गोल्ड की कॉस्ट को बढ़ा रहा है वो है चाइना। वाई चाइना इज बाइंग सो मच ऑफ गोल्ड? चाइना पिछले कुछ समय में धड़ल्ले से चाइना ने गोल्ड की होर्डिंग शुरू कर दी है। ये होर्डिंग शुरू होती है यूक्रेन रशिया वॉर से। जब भी कोई वॉर लाइक स्थिति, मतलब एक स्थिति पैदा होती है या कंडीशंस पैदा होती हैं, तो जो बड़ी बड़ी वर्ल्ड की इकोनॉमीज होती हैं वो गोल्ड को होल्ड करना शुरू कर देती हैं। चाइना ने बिल्कुल वैसा ही किया, क्योंकि चाइना को पता था कि आने वाले समय में कोई भी वर्ल्ड की और बड़ी इकोनॉमीज हो सकता है किसी और कंट्रीज के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगा दे। लेकिन सर्विसेज पे सैंक्शंस लग सकते हैं, कमोडिटीज पे सैंक्शन लग सकते हैं, बहुत सारी चीजों पे सैंक्शंस आप लगा सकते हैं, लेकिन गोल्ड इज सच अ काइंड ऑफ एसेट
दैट इज ऑलवेज सैंक्शन फ्री, वो हमेशा सैंक्शन फ्री रहता है। नंबर एक तो था गोल्ड का सैंक्शन फ्री होना, इसलिए चाइना ने बहुत दबा दबा के गोल्ड को होल्ड करना शुरू कर दिया। आपके सामने मैं एक छोटा सा विजुअल दिखाऊंगा। आज से 2 दिन पहले जब गोल्ड अपने रिकॉर्ड हाई पे जा चुका था, रिकॉर्ड हाई मतलब पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड हाई पे था, तो चाइना ने अपने वर्ल्ड का एक आप कह सकते हैं पहला गोल्ड रिसाइकलिंग एटीएम शंघाई में स्टैब्लिश किया, जहां लोग इवन पहले ही कर दिया था, जहां लोगों ने घंटों घंटों लाइन खड़े होके अपने गोल्ड फिजिकल गोल्ड को वहां पे देके और वहां पे अच्छे पैसे लोगों ने वहां से उठाए। अब चाइना को तो यही चाहिए था, चाइना को चाहिए था कि जितना भी गोल्ड उनके सिटीजन्स के पास भी है अगर वो उसे भी सेल आउट करना चाहे तो चाइना वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि उनके तो फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड बढ़ ही रहा है। तो चाइनीज गवर्नमेंट का मेन पर्पस ये था उनके फॉरेक्स में जो गोल्ड रिजर्व है वो बहुत ज्यादा बढ़े, और कहीं ना कहीं फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड इतना बढ़ जाए कि वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में यूएस डॉलर, जो कि पहले से ही मार्केट में डिफ्लेट चल रहा है, जिसकी वैल्यू बहुत डाउन गिरती जा रही है, उसे और गिराए और अपनी करेंसी युआन को उठाए। मतलब कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म उनका यही एम है कि जो ग्लोबल ट्रेड है वो यूएस डॉलर से शिफ्ट होकर युआन की तरफ आ जाए, क्योंकि जिसकी करेंसी में ट्रेड होगा उसकी जाहिर सी बात है इकोनॉमिक पावर और एक्सेप्टेबिलिटी अक्रॉस द ग्लोब बढ़ती जाएगी। ये बात तो बड़ी सिंपल सी है। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले सीन पे। दूसरा एक और बहुत तगड़ा फैक्टर है दोस्तों, जिससे सोने की कीमतें, अगर ये फैक्टर काम कर गया तो सोने की कीमतें अगले 10 सालों में लगभग, 10 तो बहुत दूर की बात कर रहा हूं, मुझे लगता है 5 सालों में ही लगभग 10 गुना मल्टीप्लाई हो सकती हैं। वो जो फैक्टर है वो आपके सामने है। वो फैक्टर ये कहता है कि जो ब्रिक्स ब्रिक्स जो कंट्री का समूह है, आपको पता है कि ब्रिक्स एक बहुत डेवलप्ड इकोनॉमीज का एक बहुत खतरनाक सा समूह है, जो कभी सन 2000 के समय पे आसपास बना था। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसमें और भी कंट्रीज लगभग अब 10-11 कंट्रीज के आसपास होने को है। ये लोग अपनी खुद की करेंसी बनाने को तैयारी कर रहे हैं और उस करेंसी का नाम है ब्रिक्स करेंसी, जो आपको पीछे दिखाई दे रही होगी। खैर ये तो एक कंप्यूटराइज विजुअल है, जब बनेगी तो ज्यादा क्लैरिटी इसके ऊपर आएगी। अगर ब्रिक्स करेंसी बढ़ जाती है तो उससे डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी, और डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम होने से गोल्ड के रेट अगेन इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, मतलब इन्फ्लेट कर सकते हैं और बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वो मेजर फैक्टर्स थे जो मुझे लगता है कि गोल्ड की कीमतों को बहुत ज्यादा पुशअप कर रहे थे। अब रही बात अगले सीन की। अब हम सबको पता है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो प्रेसिडेंट होने से पहले एक बिजनेसमैन थे, और ट्रंप चचा का दिमाग एक बिजनेसमैन की तरह ही ज्यादा घूमता है। ट्रंप चचा कुछ इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, जो काफी सारे सोर्सेस से भी रिवील हुआ, कि वो अपना जो फॉरेक्स रिजर्व का जो गोल्ड है उसे मार्केट में बहुत तेजी से सेल आउट कर सकते हैं। जैसे ही वो रिकॉर्ड हाई कॉस्ट पे गया, अब भाई गोल्ड रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है, तो ये हो सकता है कि यूएस, यानी कि यूएस अपना फॉरेक्स रिजर्व से बहुत जल्दी गोल्ड को खाली शुरू करे और उसकी जगह बिटकॉइन परचेज करे। इससे इस लॉस से जैसे ही गोल्ड के पूरे जो जब जब यूएस अपना बहुत सारा गोल्ड रिलीज करेगा, तो मार्केट में इट इज पॉसिबल कि मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस डाउन आए, और मार्केट में अगर गोल्ड के प्राइसेस डाउन आएंगे तो कहीं ना कहीं यूएस के लिए एक मौका है अच्छा प्रॉफिट बनाने का, और इससे वो बिटकॉइन उसके बाद वो ट्रेडिंग बिटकॉइंस में शुरू कर सकते हैं, जो कि सिर्फ यूएस के पास ज्यादा होगा। कहीं ना कहीं वो इस बिटकॉइन वाली स्ट्रेटेजी से अपने जो डॉलर्स में जो उनको लॉसेस हुआ है उसे बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, पर इस छोटी सी वीडियो से आपको दो फैक्टर्स मेजरली समझ आए होंगे। और चाइना का एक रीजन और भी है। चाइना कहीं ना कहीं एक मेटल्ड इकोनॉमी है गाइस। मैं फिर से बोलूंगा, चाइना एक मेटल्ड इकोनॉमी है। आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। चाइना एक मेटल्ड इकोनॉमी है और चाइना चाहता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, चाइना एक मेटल्ड इकोनॉमी है और चाइना चाहता है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड का जो बेसिक ट्रेड हो वो गोल्ड में हो। इसीलिए इवन ये भी फैक्ट्स हैं कि पूरे वर्ल्ड के जो ऑलमोस्ट 90% ऑफ मेटल होते हैं उनकी प्रोसेसिंग चाइना में ही होती है। इसलिए चाइना जरूर चाहेगा कि पूरे वर्ल्ड का जो भी ट्रेड हो वो मेटल्स के थ्रू हो या मेटल्स की फॉर्म में हो, जिसमें से गोल्ड वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेटल है। तो ये रहे वो कुछ रीजंस जिनसे आप इन फ्यूचर ये एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सी पावर ज्यादा डोमिनेट करेगी। अगर आपको पावर यूएस की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखती है तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि गोल्ड के प्राइस कुछ हद तक डाउन रह सकते हैं या स्टेबल रह सकते हैं। लेकिन अगर इसी तरह चाइना मार्केट को डोमिनेट करता रहा तो गोल्ड के प्राइस बहुत ज्यादा हाइक होंगे, और आने वाले 10 साल में तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। और ऐसा ही कुछ कहा है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ ने भी। उन्होंने भी कहा है कि गोल्ड में जो ये तेजी आई है ये एक स्टेबल तेजी है और ये कोई टेम्पररी स्पाइक नहीं है और ये ऐसे ही बढ़ती रहेगी। उनके अनुसार एआई के आने से गोल्ड की रिक्वायरमेंट और बड़ी है। इवन गोल्ड पहले कल्चरल इंपॉर्टेंस होता था, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होता था, एज अ इन्वेस्टर लोग इसे यूज करते थे, लेकिन अब इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी बढ़ी है। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं कि गोल्ड की प्राइस बढ़ सकती है। पर अगर
यहाँ पर यूएस अपना गेम अच्छा खेल देता है तो गोल्ड की प्राइस डाउन या स्टैग्नेंट भी रह सकती है। तो इसीलिए जितने भी लोगों को गोल्ड की रेट का एक एग्जैक्ट एनालिसिस लेना है, उन्हें जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस या सिनेरियो पे एक कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। ओवर एंड आउट, जय हिंद।